एक बार पुनः आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम अल्पाधिकार बाजार ओलिगोपोली मार्केट पर चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कुर्नो मॉडल। कुर्नो मॉडल पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, यानी कुर्नो का मॉडल क्या है और साथ ही साथ इस कुर्नो मॉडल से संबंधित विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इससे संबंधित हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिरकार कुर्नो मॉडल क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी विस्तृत चर्चा हम बड़े सरल तरीके से करने जा रहे हैं और लगभग जो भी परीक्षाएं आती हैं जो अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है उसमें कुर्नो मॉडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके डायग्राम पर चर्चा करेंगे और साथियों आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जो व्यूज़ हैं, कमेंट्स वगैरह हैं वो भी दीजिएगा ताकि इस वीडियो के अंतर्गत जो और अधिक क्या सुधार किया जा सकता है उस पर मैं प्रयास करूँगा। अब सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ूँ उससे पहले मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगा जिससे हमारे सामने एक योजना तैयार होगी कि आखिरकार इस मॉडल में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं कुछ प्रश्नों पर। जैसा कि आप ये पहला प्रश्न देख रहे हैं कि द्विआधारी बाजार का प्रथम मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी ड्यूपोली मॉडल है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, जैसे बर्टेट, कुर्नो, रिकार्डो, एजवर्थ। तो एक प्रश्न यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार जो ड्यूपोली मार्केट है वो आखिरकार सबसे पहले इस पर कौन लेकर मॉडल आया है। तो ये पहला प्रश्न आप इसके अंतर्गत देख रहे हो। इसी प्रकार हम बात करें कि अगले प्रश्न पर बात करें तो वो देखते हैं अपन कि किस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हो कि कुर्नो मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी अर्थ और विशेषताओं को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैसे ऑप्शन में इसमें दिया गया है कि द्विआधारी अपने अंतर्निर्भरता नहीं मानता है, ड्यूपोली जो मार्केट है वो इंटरडिपेंडेंस की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसको मानता है कि नहीं मानता है, और प्रत्येक द्विआधारी ये मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन यानी उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, इस आधार पर वो बात करता है, या कीमत स्थिरता की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी प्रश्न एक विस्तृत चर्चा इस आधार पर कर पा रहे हैं कि आखिरकार इसको पढ़ने के बाद हम क्या, जैसे कि यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है जो कि अल्पाधिकारी मॉडल है जिसमें एक व्यवसायी है जो फर्म्स है वो इस बात की कल्पना करती है कि उसकी जो दूसरी प्रतिस्पर्धी फर्म है, क्योंकि जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे कुर्नो मॉडल जो ड्यूपोली पर बात करता है, द्विआधारी पर बात करता है, का उत्पादन स्थिर और फिर निर्णय करता है कि कितना उत्पादन करे, क्या यानी उत्पादन को स्थिर लेकर कौन कार्य कर रहा है। तो इस बात को लेकर जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुर्नो का होगा या स्टेगलबर्ग का होगा। तो इसको अगर इंग्लिश में देखें अपन तो द ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन एज्यूम्स दैट दिस कंप्यूटेटर आउटपुट आर फिक्स्ड एंड, तो यानी जो आउटपुट है उसको फिक्स लेकर इनमें से कौन सा मार्केट इस बात पर चर्चा कर रहा है। एक प्रश्न इस प्रकार का भी यहाँ पूछा गया है। तो एक बार साथियों इन प्रश्नों को आप जरा देखिएगा। और यहाँ एक प्रश्न और हमारे सामने दिया गया है, वो देखें कि यदि हम कुर्नो मॉडल साम्य की तुलना प्रतियोगी बाजार के साम्य से तुलना करें, यानी जो कुर्नो मॉडल है उसका हम कंपेटिटिव जो इक्विलिब्रियम है यानी जो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है उससे अगर हम तुलना करें तो कुर्नो मॉडल क्या दर्शाना चाहता है। यानी हम इस मॉडल के अंतर्गत इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आखिर कुर्नो मॉडल का जो मोनोपोली मॉडल है, जो एकाधिकार मॉडल है और जो परफेक्ट कंपटीशन है, जो हम जिसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, उसके साथ भी इसकी तुलना करेंगे। वहाँ देखेंगे कि कुर्नो मॉडल में लाभ तथा उत्पादन स्तर दोनों ही ऊंचे होते हैं, या प्रतियोगिता बाजार में लाभ तथा उत्पादन स्तर दोनों ही ऊंचे होते हैं, या जो प्रतियोगी बाजार है, प्रतियोगी बाजार को यानी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, उस बात को कर रहे हैं, लाभ का स्तर ऊंचा तथा उत्पादन का स्तर नीचा होगा।
तो कुर्नो मॉडल में लाभ का स्तर ऊंचा तथा उत्पादन का स्तर नीचा है। तो यहाँ इस प्रश्न में हम देखें कि कुर्नो मॉडल की जो प्रतियोगी बाजार है, जो परफेक्ट कंपटीशन है, जिसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है, उसके साथ तुलना की गई है। तो यहाँ हम एक एक करके इन बिंदुओं को छूने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करें कुर्नो मॉडल की, तो यहाँ हम देखते हैं कि इस मॉडल जो अल्पाधिकारी का मॉडल दिया गया है, उस अल्पाधिकारी मॉडल का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया गया है एक फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं, फ्रेंच अर्थशास्त्री। किस बात का, कौन से मॉडल का, किसका? अल्पाधिकारी बाजार का। यहां से एक प्रश्न, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, वहां से प्रश्न पूछा गया था कि अल्पाधिकारी बाजार का पहला मॉडल कौन लेकर आया है। तो एक फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम हमने देखा, कौन? ये कुर्नो, जिन्होंने 1838 में ये मॉडल लेकर आया है। यहां से प्रश्न, और ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है कि अल्पाधिकारी का सबसे पहले जो मॉडल है ये फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं कुर्नो, उनके द्वारा दिया गया है, जो कि दिव्य अधिकार, जिसको ड्यूपोली सिद्धांत को प्रकाशित किया। यानी कहने का मतलब यहाँ ये दिव्य अधिकार यानी 2 फर्मों को लेकर चल रहा है। यानी इसके अंतर्गत 2 फर्में हैं जो उत्पादन कार्य करें, ड्यूपोली मॉडल है एक प्रकार का। लेकिन हम ये देखें कि 1838 में ये जब मॉडल लेकर आ गया है, लेकिन ये 1880 तक किसी प्रकार से लोगों के सामने नहीं आया है, 1880 तक। फिर 1880 में एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है वालरस। इन्होंने अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस कुर्नो मॉडल की तरफ आकर्षित किया है। तो ये तो इसकी एक प्रारंभिक भूमिका हो गई। सबसे पहले अल्पाधिकारी बाजार का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो 1838 में प्रतिपादित किया, जो द्वितीय अधिकार यानी ड्यूपोली पर आधारित है, और जिसको 1880 में वालरस ने एक विशेष लोगों का इसकी ओर आकर्षण यानी ध्यान आकर्षित किया गया। और इस मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हम देखें, वो है शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता। इसको जानेंगे आखिरकार ये शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता क्या है, जिसको अंग्रेजी में जीरो वेरिएशन भी कहा जाता है। शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता इसमें है क्या? चूंकि आपने अल्पाधिकारी बाजार को देखा, अल्पाधिकारी बाजार में अंतर्निर्भरता इंटरडिपेंडेंट एक महत्वपूर्ण विशेषता अल्पाधिकार बाजार की होती है। यानी इसके अंतर्गत फर्म एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। लेकिन जो कुर्नो मॉडल है उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता, इसके अंतर्गत वे अपनी नीति निर्धारित करते समय यानी जो भी वो योजना बनाते हैं, नीति बनाते हैं, कौन? फर्म। कौन से मॉडल में? इस कुर्नो मॉडल के अंतर्गत करते समय अपने जो उसका कॉम्पिटिटिव है, जो उसका प्रतिद्वंदी है, उसकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी वो कार्य कर रहा है, उसकी क्या की गई है? उपेक्षा की गई। यानी अपने जो प्रतिद्वंदी है, उसका कंपटीटर है, उसकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी उसका रिएक्शन है, उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कुर्नो मॉडल में जो अल्पाधिकारी है वो अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को वर्तमान स्तर पर स्थिर मान लेता है। यानी कुर्नो मॉडल में वो ये मानता है कि उसका कंपटीटर है, जो उसका जो प्रतिद्वंदी है, वो उसका जो उत्पादन है, उत्पादन को वर्तमान स्तर पर स्थिर मान लेता है कुर्नो मॉडल के अंदर, और वो अपने उत्पादन में कुछ परिवर्तन करने की सोचता है। यहां उसका जो कंपटीटर है उसके उत्पादन को वो स्थिर मान लेता। आगे हम बर्टेड एवं एजवर्थ मॉडल भी देखेंगे, वो भी इसी अवधारणा पर आधारित है, लेकिन वो
कीमत को लेकर चलता है। उसके आगे हम जब इन मॉडल को पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कुर्नो मॉडल के अंतर्गत जो कि है उसका जो प्रतिद्वंदी है उसके उत्पादन को वो स्थिर मानकर चलते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब वो इस बात को मानकर चल रहा है कि उसका वो जो भी उत्पादन करेगा उसका प्रतिद्वंदी का जो उत्पादन वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार हम देखें कि जो अल्पाधिकारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता की थी कौन सी, परस्पर निर्भरता, इंटर डिपेंडेंस। जो की महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी यहाँ एक प्रकार से अवहेलना की गई है, उपेक्षा की गई है, क्योंकि वो तो एक दूसरे के प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं, वो क्या रिएक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। तो यहाँ दो बातें हमने अब तक पढ़ी है कि पहले तो ये मॉडल कब आया, दूसरा वो शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता पर आधारित है जिसमें वो उसका जो प्रतिद्वंदी है जो दूसरी फर्म है उसके उत्पादन को वो स्थिर मानकर अपने उत्पादन में परिवर्तन करता है, जिसके कारण वो परस्पर निर्भरता की विशेषता इंटरडिपेंडेंस की उपेक्षा करता है। अब हम इस मॉडल की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी व्याख्या करें, हम इस पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो कुर्नो है उसने एक खनिज झरने का, कोई पानी का झरना है प्राकृतिक, उस पर बात की है, उसको लेकर उदाहरण दिया है खनिज झरने का, जहाँ से पानी की जो वाटर है उसकी सप्लाई हो रही है और जो कि एक समान है, जो कि समान एक दूसरे के समान है, इक्वल है, किसी प्रकार का उसमें कोई अंतर नहीं है। दो खनिज झरनों का उदाहरण लिया उसने, दो जो खनिज झरने हैं टू उनका है लिया उदाहरण, जिसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि कुर्नो मॉडल दो फर्मों को लेकर चल रहा है, क्योंकि ड्यूपोली मॉडल है, द्विआधिकार मॉडल है। साथ ही साथ हम देखेंगे जिन दो व्यक्ति ये चला रहे हैं उनको और चला रहे हैं जो कि खनिज जल को एक ही बाजार में बेच रहे हैं। अब यहाँ इस दो खनिज झरने हैं और वो जो दोनों झरने हैं उस झरनों से पानी को लेकर दो व्यक्ति यहाँ से पानी ले जा रहे हैं, वो एक ही जो मार्केट है उसमें उसकी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस मॉडल में समान पदार्थ वाले द्विआधिकारी की व्याख्या की गई है। पदार्थ कैसा है, एक जैसा समान पदार्थ है, पदार्थ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल जो झरना है उसकी यहाँ बात की गई है और वो उसके दो व्यक्ति हैं जो इसकी सप्लाई एक ही मार्केट में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। कुर्नो ने सरलता के लिए यह भी मान लिया कि उत्पादक बिना किसी लागत के, उन्होंने ये भी मान लिया कि जो इन झरनों से जो उत्पादन कर रहा है उसकी जो कॉस्ट है, जो लागत है वो कुछ नहीं आ रही, यानी लागत उसकी क्या मान रहा है, शून्य मान रहा है कि कॉस्ट किस प्रकार कोई नहीं आ रही है। खनिज झरनों को चलाकर पानी बेच रहा है, उत्पादन लागत को वो शून्य मानकर बाजार केवल मांग पक्ष यानी कॉस्ट नहीं मान रहा है, उसकी कॉस्ट लागत है वो किसी प्रकार की नहीं मान रहा है, शून्य मान रहा है। इसका मतलब कुर्नो मॉडल कौन से पक्ष पर बात कर रहा है, केवल डिमांड पक्ष पर, डिमांड जो मांग का भाग है उस पर ही इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां ये भी ध्यान में रखना है कि जो द्विआधिकारियों को खनिज जल के बाजार मांग का, और ये बाजार मांग है उसकी उनको पूरा ज्ञान है कि वास्तव में इस मार्केट में इस पानी की जल की कितनी डिमांड है उसको पूरा नॉलेज है, और वे मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु का अनुमान लगा सकते हैं। जो भी उनके सामने मांग वक्र होगा उसका पूरा वो अनुमान लगा सकते हैं। पदार्थ की बाजार मांग को रेखीय जो लीनियर एक रेखीय मांग वक्र से व्यक्त किया गया है, और अर्थात दोनों उत्पादक एक सरल रेखा प्रकार के मांग वक्र का सामना करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुर्नो ने दो खनिज झरनों का उदाहरण लिया जो पानी बिल्कुल समान है, और उन्होंने ये देखा कि मार्केट दोनों के लिए एक ही है और जो कॉस्ट है उसको वहाँ ये शून्य मानकर चलता है। इसका मतलब ये मांग पक्ष पर ही चर्चा कर रहा है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको पढ़ेंगे।
कुर्नो अपने विश्लेषण का प्रारंभ इस आधारभूत मान्यता से भी करता है कि प्रत्येक दिव्य अधिकारी यह विश्वास है कि उसकी क्रियाएं और उसके पदार्थ की बाजार कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव से बेखबर होकर दूसरा उत्पादक उसी मात्रा का उत्पादन करता रहेगा जिसका उत्पादन वह वर्तमान में कर रहा है। ऊपर हमने देखा शून्य कल्पित जो परिवर्तनशीलता का धारणा है उसके आधार पर ही यहाँ कुर्नो मॉडल के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है कि उसके द्वारा कोई उत्पादन में परिवर्तन किया जाएगा तो वो ये मानकर कर रहा है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है वो अपने उत्पादन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, अर्थात वो अपने उत्पादन को क्या दूसरे के उत्पादन को, जैसे मान ली कि ये ए फर्म है और ये बी फर्म है। अब ए फर्म अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन कर रहा है, वो ये मानकर चल रहा है कि बी फर्म है वो अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अन्य शब्दों में हम बात करें तो दिव्य अधिकारी ये मानकर कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्तर पर बना रहेगा, यानी उसके उत्पादन में कोई नहीं है, अपने लिए उस उत्पादन मात्रा का चयन करेगा कौन, ए, जो उसको अधिकतम लाभ प्रदान करेगा। क्या सोचकर कि बी अपने उत्पादन को क्या रखेगा, स्थिर रखेगा। दूसरे शब्दों में हम देखें कि उत्पादन मात्रा का निर्धारण करने में वह अपनी क्रियाओं के प्रति अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं देता, वो केवल अपनी ही क्रिया पर ध्यान दे रहा है। उसकी बी जो उसकी प्रतिद्वंदी है, उसका कंपटीटर है, वो क्या प्रतिक्रिया करता है उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के से हम देखें कि जो परस्पर निर्भरता की धारणा थी उसकी कहीं ना कहीं यहाँ अवहेलना की जा रही है। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इस बात की चर्चा, डायग्राम को जो कि एच.एल. आहूजा की बुक में दे रखा है उसको मैंने सीधा का सीधा यहाँ लिया है और हम ये समझते हैं कि ये जो एमडी दे रखा है ये एक प्रकार से मांग वक्र है जो कि दोनों जो झरने हैं दोनों फर्में उनका है एक साथ है। चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि उनको जो मांग है उसकी पूरी जानकारी होती है और उनका जो बाजार में है वो एक ही बाजार है, इसलिए उनकी ये एक प्रकार से मांग वक्र ये एमडी है। अब यहाँ हम देखें कि जो दोनों झरने हैं वो टोटल जो जल की सप्लाई है, टोटल पूर्ति है, वो ओडी कर पाते हैं, ओडी कर पाते हैं। इसका मतलब यहाँ ये लेकर चल रहा है कि एक फर्म ON मात्रा का उत्पादन कर सकती है, दूसरी फर्म कितनी का कर सकती है, ND का उत्पादन कर सकती है। यानी जो झरने हैं वो झरने एक ON का और एक ND का, इसका मतलब टोटल उत्पादन देखें तो हम ON बराबर ND है, ON बराबर ND है। यहाँ तक आप एक बार इसको सबको भूल जाइए, मैंने सिर्फ एक MD रेखा की बात की है और एक ये ON बराबर OD की बात की है, ON बराबर ND। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल सम करेंगे ON प्लस ND तो टोटल OD आएगा। ये टोटल जो जल है उसकी पूर्ति बाजार के अंतर्गत दी गई है। अब यहाँ हम देखें यदि बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में ये होगा, चूंकि यहाँ हमने ये देखा, यहाँ जो कुर्नो ने एक मान्यता भी ली है, क्योंकि उन्होंने ये मान्यता ली है कि इन झरनों के उत्पादन में जो कॉस्ट है वो क्या है, शून्य। इसका मतलब जो लागत वक्र है, जो MC वक्र है, मार्जिनल कॉस्ट वक्र है, वो इस क्षैतिज अक्ष पर स्थित है। क्षैतिज अक्ष पर स्थित होने के कारण अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में जो प्रश्न दिया था वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था, तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर ये मान लें कि यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है तो लागत वक्र तो यह है ही, लागत तो यहाँ शून्य कुर्नो मॉडल में दे रखी है और ये डिमांड का कर्व AR वक्र है। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत जो सीमांत लागत के बराबर होती है वहाँ उत्पादन होता है, तो सीमांत लागत और ये यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब हम देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो अधिकतम संभव उत्पादन हो सकता है OD वो उत्पादन हो रहा है, लेकिन कीमत क्या है, कीमत बिल्कुल शून्य होगी अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो। अब ये मान लें कि ये जो MD डिमांड कर्व है और ये जो सीमांत आय वक्र है, MR वक्र है, अगर एक ही हो, एक ही एक बाजार में एक ही मांग फर्म हो, A फर्म हो, तब तो ये सीमांत वक्र MR है
और लागत वक्र इस क्षैतिज अक्ष पर स्थित है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है, जहाँ एम आर बराबर क्या हो, एम सी हो, तो यहाँ होगा, क्योंकि सीमांत लागत वक्र ये एम आर वक्र है। ऐसी स्थिति में कीमत कहाँ होगी, तो कीमत ये मांग वक्र पर जाएंगे तो ओपी है, ओपी है, और वस्तु की जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी, ओ एन होगी। तो आप ये देखिएगा, अगर एकाधिकारी मोनोपोली की स्थिति हो, केवल एक ही हो, तो कीमत संभावित हम देख रहे हैं कि ओपी प्राप्त हो रही है और पूर्ति कितनी कर सकता है, ओ एन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मैक्सिमम जो संभव है ओडी हो सकता है, और अगर एकाधिकारी की स्थिति है तो ओ एन होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ये कीमत शून्य रहेगी और एकाधिकारी में कीमत कितनी होगी, ओपी होगी। तो कहीं ना कहीं एक जरा सा हम एक अगर इस चित्र को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें एक छोटा सा अगर समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के भीतर ही कहीं ना कहीं ने एकाधिकारी अल्पाधिकारी जो दोनों फर्में हैं, ड्यूपोली जो फर्में हैं, वो कहीं ना कहीं इनके बीच उत्पादन करेंगी, और कीमत भी कहीं ना कहीं इस पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की जो प्राइस जो शून्य है और मोनोपोली की जो कीमत पी है उसके मध्य कहीं ना कहीं इस कीमत प्राइस का निर्धारण इन ड्यूपोली जो है कूनो मॉडल के अंतर्गत है उसके द्वारा किया जाएगा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखें कि जब एक फर्म आई तो यहाँ इक्विलिब्रियम हुआ और यहाँ इतनी कीमत हुई, और इस ओ पी के एन के बराबर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि वो अधिक से अधिक उत्पादन हमने शुरू में देखा कि ज्यादा से ज्यादा एक फर्म कितना कर सकती है, ओ एन कर सकती है, और दूसरी कितना कर सकती है, एन डी कर सकती है। अब एक ही फर्म आई, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उसने किया और इतना उसको प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। अब इस मांग वक्र के इतने भाग को तो पकड़ के ए फर्म बैठ गई, इतना उत्पादन कर रही है। अब नई फर्म वहां आ रही है, वो क्या करेगी, इस लाभ को देखकर यहाँ जो बी फर्म है वो उत्पादन करना चाहेगी। अब यहाँ तक का तो भाग इस ए फर्म के बाद, तो वो इस के डी भाग को अपना मांग वक्र समझने लग जाएगी, के डी भाग को अपना मांग वक्र समझने लग जाएगी। उसके अनुरूप ही एम आर बी क्या है, उसका तो सीमांत आय वक्र होगा, यहाँ संतुलन होगा, और यहाँ संतुलन होगा तो ऐसी स्थिति में जो कीमत कितनी हो जाएगी, ओ पी प्राइम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ओ पी प्राइम यहाँ कीमत हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखें कि नई फर्म आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो कीमत है वो कीमत को तो यहाँ हमने ये भी देखा था कि एक मैं तो समझाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, यहाँ प्राइस की अवहेलना की गई है कूनो मॉडल के अंतर्गत, यानी प्राइस पर किसी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, वो तो केवल इसकी जो पूर्ति मात्रा उत्पादन मात्रा है उसको ध्यान में रखकर कर रहा है, ठीक है, इसको देख रहा है। अब ये जो बी फर्म आई है वो इस बात को लेकर चल रही है, वो इस बात को ध्यान में रख रही है कि जो ए फर्म है वो उत्पादन कितना ही रखेगी, ओ एन ही रखेगी, कितना रखेगी, ओ एन रखेगी, और इस बात को लेकर वो आई और उसने एन एच भाग वो क्या करने लग गया, उत्पादन करने लग गया, और ये जो इतनी प्राइस निर्धारित हुई और इनके प्रॉफिट में क्या होगी, जब कीमत घटेगी तो निश्चित रूप से ए फर्म के भी प्रॉफिट में कमी होगी। अब बी फर्म ने तो ये सोचा कि ए फर्म किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन ए फर्म ने फिर क्या किया कि बी फर्म के आते ही उसने देखा कि उसका प्रॉफिट घट गया, तो वो इस पूर्ति मात्रा को घटाता जाएगा और बी फर्म इसको बढ़ाता जाएगा। एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि जाकर कि यहाँ देखें ये ओ डबल पी प्राइम है, यहाँ वो ओ सी का उत्पादन करेगी और बी फर्म है वो सी टी भाग का उत्पादन करेगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और अंत में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा ओ सी और सी टी। बस आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओ सी और सी टी होगा, ठीक है। और इतनी ये जो अल्पाधिकारी बाजार की स्थिति है जो ड्यूपोली है उसमें प्राइस का निर्धारण होगा, और ये जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल उत्पूर्ति है ओडी, ठीक है, उसका ये ओटी भाग, क्योंकि ओटी भाग कैसे होगा, ओ सी प्लस सी टी, तो ये भाग है वो इसका 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। तो यहाँ भी ये लास्ट में जाकर क्या होगा कि यहाँ हमने देखा कि ये एक अंतिम परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। ये कुल उत्पादन का जो 2/3 भाग उत्पादित करेगी और प्रत्येक फर्म है वो 1/3 भाग है वो इसका उत्पादन करेगी, ठीक है।
ये यहाँ आप ध्यान में रखना, कुर्णों का जो द्विआधिकारी मॉडल है वो स्थायी संतुलन को दर्शा रहा है। लास्ट में जाकर ये दर्शा रहा है क्योंकि ये जो भाग है वो टोटल 2/3, इस टोटल भाग का 2/3 भाग 2/3 ओडी है। ठीक है, अब ये लास्ट में जाकर यहाँ जाकर उनको एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा, जो कि हम ये देख सकते हैं कि एक स्थायी संतुलन है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को ये दर्शाता है। संक्षेप में हम बात करें कि कुर्णों का जो द्विआधिकारी समाधान में है वो उत्पादन, अधिकतम संभव उत्पादन कितना था कि ओडी अधिकतम उत्पादन किसका है, जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो उसका 2/3 कर रहा है। और अगर प्राइस की स्थिति, प्राइस को हम यहाँ हवेलना कर रहे हैं, बस एक चर्चा करना चाह रहे हैं कि प्राइस की बात करें तो टोटल जो मोनोपोली की स्थिति में थी, अगर एकाधिकार की स्थिति हो तब ये ओपी के बराबर अधिकतम कीमत हो सकती है, तो उसका ये 2/3 कीमत ये ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर यहाँ तो हमने 2 फर्में ली है, तो 2 फर्में ली है, ऐसी स्थिति में हम देखें कि टोटल जो उत्पादन है उस उत्पादन का ये 2/3 भाग उत्पादन करेगा टोटल दोनों फर्में। ठीक है, और अगर ज्यादा फर्म हो तब ऐसी स्थिति में हम n/n+1 इस आधार पर हम, जैसे ये मान लीजिए 3 फर्म है, तो 3 फर्म होने पर क्या होगा, 3/3+1 यानी 3/4, यानी तीनों फर्म की टोटल प्रोडक्शन का कितना भाग उत्पादित करेगी, 3/4 भाग उत्पादित कर सकती है। इस प्रकार हमने जो कुर्णो मॉडल है उसकी जो परफेक्ट कंपटीशन है उससे भी तुलना कर दी, और हमने जो मोनोपोली है उससे भी हमने तुलना कर दी है, और अंत में जाकर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रत्येक फर्म है वो यहाँ 2 ले रही थी, तो दोनों फर्में 1/3 + 1/3 यानी 2/3 भाग का वो उत्पादन कर पा रही है। और यहाँ हमने इनका कंपैरिजन भी कर दिया गया है। अब हम यहाँ देखें कि अगर ज़्यादा फर्में हो तो आप ये ध्यान में रखना, n/n+1 के माध्यम से वो इसका कर सकता है। अब इसमें हम प्रतिक्रिया फलन एक्शन फंक्शन के द्वारा, यानी प्रतिक्रिया फलन के द्वारा किस प्रकार से कुर्णो हल प्राप्त किया जाता है, सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। ये रिएक्शन फंक्शन क्या है? रिएक्शन फंक्शन ये दर्शा रहा है कि एक उत्पादक है, एक जो प्रोड्यूसर है, वो ये बतलाता है कि अन्य फर्म का उत्पादन या कीमत दिया हुआ होने पर वो कितना अपना उत्पादन या कीमत निर्धारित करे कि उसका लाभ अधिकतम हो। यानी दूसरी फर्म, जैसे ए फर्म है और एक बी फर्म है, अब इस ए का प्रतिक्रिया फर्म हम देखना चाहते हैं, तो वो इस बात पर देख रहा है कि ए, जैसे यहां हम कुर्णो के अंतर्गत बात करें तो कुर्णो उत्पादन को लेकर चल रहा है, प्रोडक्शन को लेकर चल रहा है, उत्पादन को स्थिर मानकर चल रहा है, तो वो इस बात को लेकर चलेगा कि बी अपना उत्पादन दिया हुआ होने पर, बी का स्थिर होने पर ए अपना कितना उत्पादन करे जिससे उसका लाभ अधिकतम हो। ठीक है, और हमने अब तक ये भी बात की कि कुर्णो के समाधान के अनुसार हमने ये भी देखा कि फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करने की उत्पादन मात्रा ज्ञात करने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो हमने निश्चित किया था उत्पादन मात्रा के अनुसार, मार्केट मांग है, मांग में से अन्य फर्म की वर्तमान उत्पादन मात्रा को घटाकर शेष मांग का वो आधा उत्पादन निर्धारित कर रहा था। कि हमने ऊपर भी देखा था कि वो किस प्रकार से एक प्रतिक्रिया कर रहा है, वो डायग्राम के माध्यम से देखा था कि वो उस भाग का एक आधा भाग, वो जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था ना, एक अभी डायग्राम बनाया था कि टोटल वो भाग था, टोटल भाग का वो आधा भाग कौन उत्पादन कर सकता है, एक फर्म और आधा दूसरा। तो उसी प्रकार हमें इनके प्रतिक्रिया फर्म को भी देख सकते हैं कि ए का जो प्रतिक्रिया फर्म है वो क्या होगा, QA बराबर QD क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन, टोटल मात्रा, और QB किसका हो गया, बी फर्म का, और उसका आधा। यानी हम इसको ऐसा देखें, QD में ये दोनों में भाग जाएगा तो QD में भी भाग दे दें और QB में भी क्या भाग दे दें, 2 का भाग दे दें। इस प्रकार बी का प्रतिक्रिया फर्म देखें तो वो भी क्या होगा, QD टोटल में से QA, ए का घटा दें 2, तो ये हो जाएगा QD
बटा 2 या क्यू ए बटा 2। ठीक है, इसको 2 का अलग अलग, यानी उदाहरण के रूप में हम देखें तो प्रतिक्रिया फलन क्या होगा। जैसे मान लो कि टोटल उत्पादन क्या है, 90 है, 90 है मान लो टोटल, ये क्यू डी 90 है, तो क्या होगा, क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्यू बी बटा 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 90 बटे 2 माइनस क्यू बी बटे 2। ठीक है, या हम देखें क्यू ए बराबर 45 माइनस क्यू बी बटे 2। अब क्यू बी का देखें तो क्यू बी का क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, यानी अब सूत्र क्या बना था प्रतिक्रिया फलन, क्यू डी माइनस क्यू ए बटे 2। क्यू डी कितना है, 90 माइनस क्यू ए बटे 2, यानी 90 बटे 2 माइनस क्यू ए बटे 2, यानी 45 माइनस क्यू ए बटे 2। ठीक है, अब इस क्यू बी का मान इसमें रखें, समीकरण 1 में रखें क्यू बी का मान, तो क्या होगा, क्यू ए बराबर 45 माइनस क्यू बी का मान क्या आया, 45 माइनस क्यू ए बटे 2, इसमें इसका मान रख दिया, तो क्यू ए बराबर 45, इन दोनों में भाग चला जाएगा ना, तो 45 बटे 2 और क्यू ए बटे 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, क्यू ए बराबर 45 और ये हो गया 45 बटे 2 और माइनस माइनस प्लस Q2 बटे 2। यहाँ हम देखें कि यहाँ हम ये मान रख रहे हैं, तो 45 बटे क्यू ए बटा 2। ठीक है, तो यहाँ 45 बटे 2 और ये क्यू ए बटे 2, ये दूसरी संख्या नीचे चली जाएगी तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 45 बटे 2 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक है, हमने यहाँ समीकरण में ये मान रखा था, क्यू ए समीकरण है, क्यू ए ये 45 क्यू बी बटे 2 और क्यू बी की जगह ये मान रखा है, तो इसमें 2 आ रहा है और 2 पहले से है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको इधर ले आए, तो क्यू ए माइनस क्यू ए बटे 4 और ये 45 और ये 45 में 2 का भाग दें 22.5 और 45 में से 22.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22.5 ही बचेगा। और यहाँ इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 क्यू ए LHS लेकर। ठीक है, और यहाँ इसको सरल करेंगे तो ये LHS लेकर ये आ जाएगा 3/4 क्यू ए आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इसको ले आएंगे इधर, तो क्यू ए बराबर हो जाएगा 22.5 4/3 और इसको सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 30, यानी एक फर्म कितने का उत्पादन कर रही है, टोटल 90 में से 30 का, और दूसरा फर्म भी कितना करेगा, 30 का। ठीक है, इसका मतलब दोनों का योग कितना हो गया, 60। इसका मतलब दोनों फर्म टोटल भाग का कितना भाग उत्पादन कर रहे हैं, 2/3 भाग उत्पादन कर रहे हैं। अब अनेक अर्थशास्त्रियों ने कुर्णों के द्विअधिकारी समाधान को समझाने के लिए इसी रिएक्शन फंक्शन को का प्रयोग किया था, और ये प्रतिक्रिया वक्र उत्पादन प्रतिक्रिया वक्र हो सकता है, या ये उत्पादन वाला भी हो सकता है प्रतिक्रिया वक्र फंक्शन है, या कीमत वाला भी प्राइस वाला भी हो सकता है। लेकिन ये वक्र कौन सा होगा इस पर निर्भर करेगा कि आपका समायोजक चर जो एडजस्टमेंट वेरिएबल कौन सा है, उत्पादक अथवा कीमत। चूंकि हमने कुर्णों के मॉडल में जो समायोजक चर है वो किसको माना है, उत्पादन को माना है, इसलिए यहाँ जो प्रक्रिया उत्पादन पर फंक्शन होगा ये प्रक्रिया वक्र होगा, उत्पादन होगा उत्पादन प्रतिक्रिया वक्र होगा, क्योंकि यहाँ जो
कुर्नो मॉडल में जो एडजस्टमेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, उत्पादन है, क्योंकि इसमें फर्म है वो दूसरी फर्म के उत्पादन को स्थिर मानकर चलती है। ये प्रतिक्रिया वक्र उन प्रतिक्रियाओं को नहीं बताते जिनकी विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी से अपेक्षा करता है, बल्कि ये तो विक्रेता की स्वयं की प्रतिक्रिया को बताता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना कि उसके प्रतिद्वंदी की क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है, वो उस स्वयं की बताता है। जैसे यहाँ मैंने पहले भी बात की कि ए और बी दो फर्म है, वो इस बात को देख रहा है कि बी का उत्पादन स्थिर रहते हुए वो अपने ए में क्या प्रतिक्रिया करे, न कि ये ऐसा इस बात की चर्चा इसमें नहीं की जाती कि बी क्या प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि बी के उत्पादन को ये क्या लेकर चल रहा है, स्थिर लेकर चल रहा है। अब एक डायग्राम के माध्यम से इस प्रतिक्रिया वक्र को समझेंगे, जो कि हम HL आहूजा में दिया गया है। इसमें ये ए फर्म का प्रतिक्रिया वक्र है, ये बी फर्म का प्रतिक्रिया वक्र है, ठीक है। अब ये आपस में ये जैसे यहां हम देखें, ये OM उत्पादन को देखें, अगर ए फर्म अपना उत्पादन OM कर रही है, ठीक है, तो बी फर्म क्या करेगी कि इस उत्पादन को स्थिर मानते हुए वो प्रतिक्रिया करेगी, अपने प्रतिक्रिया वक्र पर जाएगी और वो कितना उत्पादन करेगी, OB1 उत्पादन करेगी, ठीक है। अब ए फर्म फिर प्रतिक्रिया वक्र इसके अंतर्गत ये देखेगी कि जो बी फर्म है वो OB1 उत्पादन करेगी, ठीक है, फिर वो प्रतिक्रिया करेगी, वो क्या देखेगी ए फर्म कि बी फर्म अपना जो उत्पादन है वो कितना स्थिर रखेगी, OB1 ही स्थिर रखेगी, और इसी आधार पर फिर ए फर्म क्या करेगी, अपना प्रतिक्रिया करेगी, ठीक है। तो वो देखेंगे अपन, इस पर हम जाएंगे, ये इस वाले वक्र पर OB1 के आधार पर ये ए का प्रतिक्रिया पर है, तो ए कितना उत्पादन करेगा, OA2 का करेगा। अब फिर बी फर्म प्रतिक्रिया करेगी क्या कि ए फर्म कितना उत्पादन करेगा, OA2 ही उत्पादन करेगा, ठीक है। तो वो फिर इसको स्थिर मानते हुए वो उत्पादन में परिवर्तन कितना करेगी, OB2 करेगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी और किस आधार पर वो ये सोचती रहेगी कि उसका दूसरी जो प्रतियोगी फर्म है, उसका कंपटीटर है, वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और अंत में जाकर कहाँ संतुलन प्राप्त होगा, जहाँ ये दोनों प्रतिक्रिया फर्म, ये बी का प्रतिक्रिया फर्म है और ए का, जो एक दूसरे को काटता है, और जहाँ जाकर उनका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये एक प्रतिक्रिया वक्र है जो कि ये देख रहा है कि उसका प्रतिद्वंदी का जो उत्पादन है वो स्थिर रहते हुए वो अपने उत्पादन में परिवर्तन कर रहा है। इस प्रकार हम कुर्नो मॉडल में हमने ये देखा कि जो कुर्नो मॉडल है उसमें एक द्वि अधिकारी की बात की गई है, दो फर्मों की बात की गई है, और अंत में जाकर एक स्थिर संतुलन प्राप्त हो रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कुर्नो मॉडल के अंतर्गत उसकी जो अन्य फर्म है उनके जो अंतर्निर्भरता की जो एक विशेषता अल्पाधिकार के अंतर्गत होती है उसको कहीं ना कहीं चर्चा नहीं की गई है। इसलिए कुर्नो मॉडल को नो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की जो विशेषता है उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं कुर्नो मॉडल के माध्यम से जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, उनके साथ एक प्रकार की मतलब तुलना करके इस कुर्नो मॉडल के माध्यम से विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को देखोगे आप और इससे संबंधित जो भी आपके सुझाव है वो मेरे तक पहुंचाओगे, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों आपसे अपील है कि आपके जो कमेंट हैं वो बिल्कुल मेरे तक पहुंचाने का प्रयास आप करोगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।